जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मैं जितेंद्र कुमार आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई वो नियमित रूप से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो है, आज का वीडियो अपना पढ़ाई से संबंधित नहीं रहने वाला है। आज के वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं आपको 3-4 फैक्ट बताना चाहूँगा, 3-4 जो मोटे फैक्टर हैं जो एक स्टूडेंट को अपनी लाइफ में ध्यान रखना चाहिए। अगर वो स्टूडेंट इन 3-4 फैक्टरों को माइंड में रखकर अगर पढ़ाई करता है, तैयारी करता है, तो निश्चित रूप से दोस्तों वो सफल हो जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं उन दोस्तों को बधाई देना चाहूँगा जो भी स्टूडेंट, छात्र और छात्राएं हैं जिनका राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है 13, 14, 15 और 16 मई को। उनको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। वो बहुत जल्द सेलेक्ट होके हमारी इस राजस्थान पुलिस का हिस्सा बने और आए, हमारा सहयोग करें। अब बात करते हैं दोस्तों 3-4 जो मेजर फैक्टर हैं उनकी। अपन पहले फैक्टर के अपन बारे में बात करेंगे दोस्तों कि लास्ट टाइम में जब अपने पास 2-3 दिन अपने पास बचे होते हैं पेपर के, तो उस समय आपको किन चीज़ों की बातों का ध्यान रखना चाहिए और पेपर देने जाने से पहले आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। दूसरा अपना बिंदु रहने वाला है दोस्तों, पेपर को आप किस प्रकार से सोल्व करें। चाहे आपने पढ़ाई कितनी भी की है, कैसे भी की है, वो कोई मायने नहीं रखता है। पेपर आप किस प्रकार से सोल्व करते हो वो जो दोस्तों बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके जो सिलेक्शन है उसके अंदर। तीसरा दोस्तों जो मेजर फैक्टर है उसके ऊपर बात करेंगे कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के किस जिले की मेरिट कम रहने वाली है, किस जिले की मेरिट ज़्यादा रहने वाली है, इसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे। और चौथा जो दोस्तों अपना फैक्टर रहने वाला है वो है दोस्तों कि आप लोगों ने अब तक जो पढ़ाई की है उसका तरीका सही है या गलत है। आप लोगों को ये खुद को कैसे पता चले, आप खुद इसका एनालिसिस कैसे कर सको। तो आपको खुद को अपनी पढ़ाई का एनालिसिस करना हो पेपर से पहले, तो आप उसको कैसे कर सकते हो। तो इस चीज़ को मैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करूंगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये चारों फैक्टर अगर आप लोग जान लेते हो तो निश्चित रूप से दोस्तों आने वाले कंपटीशन एग्जाम में आप निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त करोगे। तो दोस्तों बात करते हैं अपन पहले फैक्टर की। देखिए दोस्तों, स्पेशली आप चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसको देने जाने से पहले आपको लास्ट टाइम में क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए। पहली बात दोस्तों कि आपने अगर एग्जाम के 1 या 2 दिन बाकी बच गए हैं तो अब आप अपनी पढ़ाई को स्टॉप कर दीजिएगा, रोक दीजिएगा। अब आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ना करंट, ना नया, ना पुराना, कुछ नहीं पढ़ना है। आपको बिल्कुल आपको शांत हो जाना है। शांत होकर आपको ये नहीं कि कोई अकेले रूम में बंद हो जाना है, घुटन टाइप महसूस करनी है, माइंड के ऊपर अनावश्यक बर्डन, प्रेशर आपको लाना है, ऐसा नहीं करना है। पढ़ाई खाली रोकनी है और उसके साथ में जो भी इंजॉयमेंट के साधन है उनको शुरू करना है। जो भी आपके अच्छे दोस्त हैं, फेवर के दोस्त हैं, उनके साथ समय व्यतीत करो। फॉर एग्जाम्पल अपने मम्मी पापा के साथ समय व्यतीत करो, अपने भाई बहन है तो उनके साथ समय व्यतीत करो। अगर कोई आपका अच्छा दोस्त है जो बिल्कुल क्लोज फ्रेंड है, जो आपको लगता है कि ये अपना शुभचिंतक है, वैसे हर एक दोस्त शुभचिंतक मिलेगा नहीं, बहुत कम होते हैं, लेकिन जो आपको लगता है ये अपना अच्छा फ्रेंड है, या फिर आप कह सकते हो जो भी आपका लवर है या आपका या आपकी, आप उसके साथ अपना लास्ट टाइम में व्यतीत करें। फ़ोन के माध्यम से बात कर सकते हो, उससे मिल सकते हो, जुल सकते हो। कुल मिला के एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको रहना है, ताकि दोस्तों जब आप एग्जाम देने जाओ तब आपके ऊपर अनावश्यक प्रेशर ना रहे और आप बिल्कुल ठीक से पेपर देख के आओ, पहली बात। दूसरी चीज़ दोस्तों, आपको उन इंसानों से बिल्कुल दूरी बनाए रखनी है जो दूसरे प्रकार के शुभचिंतक होते हैं, जो समाज में आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके जो कह सकते हो दोस्तों पड़ोसी हो सकते हैं, आपके जो रिलेटिव हो सकते हैं। दोस्तों रिलेटिव भी अपने दूसरे प्रकार के शुभचिंतक होते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि आप लोग सेलेक्ट हो और आप लोग उनसे आगे बढ़ सको। इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखना। हर परिवार में, हर समाज में, हर घर में ये कहानी मिलती है कि कोई भी, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, उसका रिलेटिव मैक्सिमम मात्रा में दोस्तों यही चाहेगा कि ये सफल नहीं हो और ये भी अपने बराबर यहीं पे घिसता रहे, यहीं पे पिसता रहे। तो इन चीज़ों को बिल्कुल ध्यान रखना है। उन इंसानों से थोड़ी दूरी बनानी है लास्ट के दिनों में, क्योंकि वो दोस्तों आपको डिमोटिवेट करेंगे। वो आपको कहेंगे कि आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ऐसे ही अगर आपका ही सिलेक्शन हो गया तो दुनिया भर की भीड़ किस लिए है, वो फलानी कोचिंगें किस लिए खोल रखी हैं, वो तो दिल्ली से तैयारी कर रहा है, वो जयपुर से तैयारी कर रहा है। वो ऐसी बात करके आपको डिमोटिवेट करेंगे और कहीं ना कहीं उससे जो आप पेपर देने जाओगे उसके ऊपर फर्क जरूर पड़ेगा। तो ऐसे इंसानों से दूरी बनाए रखें, चाहे वो आपका दोस्त हो, आपका भाई बंधु हो या आपका रिलेटिव हो। उन इंसानों से दूरी बनाए रखनी है जो आपको एक एनर्जी दे सके, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ने का हौसला दे सकें। उनके साथ दोस्तों रहना है आपको लास्ट 2-4 दिनों में। पढ़ाई को आपको स्टॉप करना है, अपना टाइम है वो
दोस्तों के साथ व्यतीत करो, खेलने कूदने में वॉलीबॉल, क्रिकेट, जो भी आप गेम खेलते हो, जो आपको पसंद है उस खेल को खेलो, ताकि आपको एक एनर्जी मिल सके पेपर के टाइम। ठीक है दोस्तों, तो पहले पॉइंट के ऊपर अपन ने चर्चा की, आपको इस प्रकार से रहना है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, पेपर को किस प्रकार से सोल्व करें। चाहे आप, जरूरी नहीं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का पेपर, चाहे आप किसी भी प्रकार का पेपर देने जा रहे हो, उसको किस प्रकार से सोल्व करना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं जहां तक सोचता हूं, कोई भी पेपर है उसका जो जीके जीएस का जो से रिलेटेड जो पार्ट होता है उसको अपने को पहले सोल्व करना चाहिए। कारण क्या है दोस्तों इसका, तो जीके जीएस के अंदर दोस्तों मेरे कहने का मतलब है कौन कौन से विषय शामिल है। जीके जीएस के अंदर दोस्तों जो जीके जीएस का पार्ट है वो तो है ही है, उसके साथ साइंस का पार्ट भी है। अगर किसी पेपर में कंप्यूटर आता है तो उसके अंदर कंप्यूटर भी है। किसी पेपर में अगर महिला बाल अपराध आता है तो उसके अंदर वो भी है। कहने का मतलब दोस्तों मेरा ये है, तो जो थ्योरी के क्वेश्चन हैं जिनको अपन पढ़ के अपन उनका आंसर लगा सकते हैं, जहां अपने को सॉल्यूशन नहीं करना पड़े, पेन नहीं चलाना पड़े, उन क्वेश्चंस को आप पहले करोगे। चाहे आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे दोस्तों आपको फायदा क्या होगा, मानो दोस्तों कोई पेपर है उसके अंदर 100 नंबर का पेपर है, उसके अंदर मानो 30 क्वेश्चन है वो रीजनिंग और मैथ के हैं, 70 क्वेश्चन है वो जीके जीएस कंप्यूटर साइंस इनके मिला के हैं। अगर दोस्तों आपने स्टार्ट में ही जो जीके जीएस के जो 70 क्वेश्चन है उनको अगर सोल्व कर दिया, तो दोस्तों 70 क्वेश्चन को मैं मानता हूं कि एक जीके जीएस के क्वेश्चन में लगभग आप, अगर आपकी तैयारी है, आपने अच्छे से तैयारी की है, आपको आंसर आता है, तो 15 से 20 सेकेंड में आप जीके जीएस के हर क्वेश्चन का आंसर लगाने में सक्षम हो पाओगे। अगर आप इस प्रकार से आंसर लगाते हो तो 70 क्वेश्चंस के दोस्तों आप 20, 25, 30 मिनट में लास्ट आंसर लगा दोगे। बची हुई जो भी मिनट से आपके पास 40, 50 मिनट से, उनके अंदर आप आसानी से जो मैथ्स या रीजनिंग के क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है, उनको आसानी से सोल्व कर सकते हो। इससे दोस्तों आपको फायदा क्या होगा, अगर आपने मैक्सिमम क्वेश्चन आपने मतलब कम समय में आपने बना लिए हैं, तो आपको एक एनर्जी मिलेगी उस समय पेपर के टाइम में। एनर्जी आपको ये मिलेगी कि मैंने यार 25 या 30 मिनट में मैंने इतने क्वेश्चन कर दिए, तो अब तो मेरे पास बहुत समय बचा है, अब तो 30 क्वेश्चन ही और बनानी है, 50 क्वेश्चन ही मेरे को और बनाने हैं। तो आपको वो एनर्जी ही दोस्तों आपको जो बचे हुए क्वेश्चन है वो जल्दी करने का एक हौसला देगी, और आप उनको निश्चित रूप से समय से पहले पूरा कर पाओगे। अगर आपने मानो पहले ही आप मैथ्स के क्वेश्चन में घुस गए, या कोई जैसे किसी पे एग्जाम में दोस्तों फिजिक्स के क्वेश्चन, न्यूमेरिकल जैसे क्वेश्चन आते हैं, आप उनमें घुस गए, तो वो दोस्तों क्या कि आपका समय बर्बाद कर देंगे। आपके 30 क्वेश्चन ही आपके लगभग 60-65 मिनट ले लेंगे। उसके बाद आपके पास समय में बचेगा 20-25 मिनट का। हालांकि 20-25 मिनट में आप बचे हुए क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, लेकिन उस समय आपको एक हड़बड़ाहट हो जाएगी। आपको एक हड़बड़ाहट होने से आपको यह लगेगा कि यार 25 मिनट ही बचे, क्वेश्चन तो 80 बच गए अपने, और कहीं ना कहीं आप हड़बड़ाहट में 5-7 क्वेश्चन गलत कराओगे, और वो दोस्तों आपका जो सिलेक्शन है उससे दूर जाने का कारण बन जाएगा। तो सिलेक्शन से दूर जाने का कारण ना बने, सिलेक्शन के नज़दीक आने का कारण बने, उसका कारण ढूंढें आप। सिलेक्शन किस प्रकार से लाया जा सकता है उसका कारण ढूंढें दोस्तों, तब दोस्तों आप सफल हो पाओगे। तो मैंने बताया दोस्तों कि किस प्रकार से पेपर को सोल्व करना चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ चुका होगा। बात करते हैं दोस्तों अपन तीसरे फैक्टर की, कि राजस्थान पुलिस है दोस्तों, इसमें काफ़ी कमेंट्स आते हैं दोस्तों कि किस जिले की मेरिट कितने रहने वाली है, ओबीसी कितनी रहने वाली है, जनरल की कितनी रहने वाली है, ईडब्ल्यूएस, SC ST की, इस प्रकार से कमेंट आते हैं। तो उनका मैं इस वीडियो के माध्यम से जवाब देना चाहूँगा। जवाब दोस्तों ये है कि दोस्तों मेरिट की अगर अपन बात करें तो देखिएगा दोस्तों, सबसे कम जो मेरिट रहती है राजस्थान पुलिस की, अपन बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो राजस्थान पुलिस में दोस्तों जो छोटे जिले हैं, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, इस प्रकार के जो छोटे जिले हैं दोस्तों, इनकी मेरिट अगर नॉर्मल देखी जाए तो इनकी मेरिट दोस्तों कम रहती है। और अगर अपन बात करें कि इन जिलों से भी कम मेरिट किनकी रहती है, तो इन जिलों से भी कम मेरिट रहती है दोस्तों RSC की। जो RSC जो फोर्स होती है, राजस्थान पुलिस से संबंधित ही रिलेटेड ही फोर्स है, तो RSC की मेरिट दोस्तों इनसे भी कम रहती है। सबसे कम RSC की, उसके बाद छोटे जिलों की मेरिट रहती है। उसके बाद अपन बात करते हैं दोस्तों, तो उसके बाद बात आती है अपने उसके बाद जो बड़े जिले हैं अपने, जैसे जो भी बड़े जिले ले सकते हो दोस्तों, भीलवाड़ा ले सकते हो, उदयपुर ले सकते हो, अलवर ले सकते हो, बीकानेर ले सकते हो, इस प्रकार के जो बड़े जिले हैं दोस्तों, उसके बाद आती है इनकी, उसके बाद इनकी मेरिट रहती है। और अपन उससे ज़्यादा मेरिट की बात करें तो उससे ज़्यादा मेरिट रहती है दोस्तों जो कमिश्नरेट के जो जिले हैं, जयपुर और जोधपुर। तो जयपुर और जोधपुर की मेरिट उससे ज़्यादा रहती है। और जयपुर और जोधपुर के बाद अपन बात करें उससे ज़्यादा मेरिट किसकी रहती है, तो उससे ज़्यादा मेरिट रहती है दोस्तों
जो CID CB और CID IB है जो राजस्थान पुलिस के साथ ही दोस्तों इसका एग्जाम होने वाला है, तो उसके बाद में मेरिट रहती है CID CB और CID IB और दूरसंचार की। तो ये होता है दोस्तों एक बढ़ता हुआ मेरिट का क्रम, सबसे कम RSC की, उसके बाद छोटे जिले, उसके बाद बड़े जिले, उसके बाद कमिश्नरेट, उसके बाद CID CB या CID IB। अब दोस्तों इनमें थोड़ा बहुत फेरबदल होता रहता है। आपको मैं एक चीज़ यहाँ पे और बताना चाहूँगा दोस्तों, जो फॉर्म है वो आपको कौन से ज़िले में अप्लाई करना चाहिए, कौन से ज़िले में नहीं अप्लाई करना चाहिए। हालांकि अभी तो आप पेपर देने वाले हो, नेक्स्ट जो भी फॉर्म निकले आप उसके लिए इसको काम में ले सकते हो। देखिएगा दोस्तों, जिन जिलों में वैकेंसियाँ सबसे ज़्यादा हैं तो ध्यान रखिएगा उन जिलों के अंदर आप फॉर्म अप्लाई मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों क्या होता है मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका ध्यान उन्हीं जिलों की तरफ होता है और वो फॉर्म उन्हीं जिलों के ऊपर अप्लाई करते हैं। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात दोस्तों, उन जिलों में भी फॉर्म अप्लाई नहीं करना है जिन जिलों में वैकेंसियाँ बिल्कुल ही कम है, न के बराबर आप कह सकते हो, बिल्कुल कम ही वैकेंसी है उनमें भी फॉर्म। जिन जिलों में ठीक ठाक वैकेंसी है, ना कम है न ज़्यादा है, नॉर्मल वैकेंसी है, फॉर्म आपको उस जिले से अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप उन जिलों से फॉर्म आप अप्लाई कर दोगे तो वहाँ से जो आपके जो सफलता है उसका जो चांस है दोस्तों वो कम हो जाएगा। तो जिन जिलों में नॉर्मल वैकेंसी रहती है उनमें फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। अगर आपने एक नॉर्मल स्टडी की है, बिल्कुल हाई फाई स्टडी नहीं की है, आपको सब कुछ नहीं आता है, तो आप बीच की वैकेंसी वाले जिलों में ही फॉर्म अप्लाई करें। पहली बात, अगर आपने एक अच्छी मजबूत तैयारी कर रखी है कि मेरी तैयारी तो बिल्कुल 101% है, मेरे सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता, तो भले ही आप चाहे जयपुर कमिश्नरेट से फॉर्म अप्लाई करें या फिर CID CB CID IB से फॉर्म अप्लाई करें, आपका मोस्ट वेलकम है। वहाँ पे आपको कोई समस्या आने वाली है नहीं, क्योंकि आपकी तैयारी है वो बहुत उच्च स्तर की तैयारी है, और उच्च स्तर की तैयारी में दोस्तों कभी भी असफल आदमी होता नहीं है। अब दोस्तों अपन ने 3 फैक्टर देख लिए हैं। चौथे जो दोस्तों अपन फैक्टर की बात करने वाले हैं वो है दोस्तों अपने पढ़ाई का सही तरीका। क्या अपन जो पढ़ रहे हैं दोस्तों वो सही पढ़ा है या नहीं, अपन ने गलत दिशा में तो पढ़ाई की है या नहीं। ये चीज़ दोस्तों जो सफल एक स्टूडेंट होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्यों होता है मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिएगा दोस्तों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल जैसा एग्जाम हो सकता है इंसान, या फिर छोटा कोई भी एग्जाम मान के चले अपन, तो हो सकता है वो उसको निकाल भी सकता है कि रटाफिकेशन मार के निकाल दे, या बहुत 2-3 साल हो चुके हैं उसको पढ़ते हुए, तो हो सकता है वो उसको निकाल सकता है। लेकिन अगर आपकी एक अधिकारी बनने की सोच है, अगर आप एक ऑफिसर बनना चाहते हो, तो दोस्तों आपके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जहाँ से पढ़ रहे हैं, चाहे बुक से पढ़ रहे हो, चाहे ऑफलाइन माध्यम से पढ़ रहे हो, या ऑनलाइन माध्यम से पढ़ रहे हो, या किसी दूसरे माध्यम से पढ़ रहे हो, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो वहाँ पे जो पढ़ाया जा रहा है वो एक सही दिशा में पढ़ाया जा रहा है या नहीं। कहने का मतलब ये है कि वहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं या नहीं, इस चीज़ को आपको परखना है। ये चीज़ आप कैसे परखोगे? तो देखिए दोस्तों, 2 प्रकार के स्टूडेंट्स होते हैं। एक होते हैं दोस्तों जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स होते हैं, वो आसानी से परख लेते हैं इस चीज़ को कि अपने को जो टीचर पढ़ा रहा है सही है या गलत है। दूसरे दोस्तों जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं वो उनको परख करने की समझ नहीं होती, वो परख नहीं पाते हैं। जो उनको पढ़ाया जाता है वो उनको याद कर लेते हैं, एग्जाम में वो आए या ना आए इसकी वो चिंता नहीं करते हैं। तो उनको दोस्तों ध्यान देना है इस चीज़ के ऊपर, उनको भी टैलेंटेड स्टूडेंट की श्रेणी में जाना है, उनको भी परखना है कि जो उनको पढ़ा रहा है वो एक सही दिशा में पढ़ा रहा है या नहीं, यहाँ से उनका भविष्य संवरने वाला है या अंधकार में जाने वाला है। नंबर 1 बात। और तीसरे जो वो स्टूडेंट होते हैं दोस्तों जिनको पढ़ाई लिखाई से मतलब ही नहीं है, वो सिर्फ मटरगश्ती करते हैं, उनकी अपन बात नहीं करने वाले। अपन जो ऊपर के जो टॉप 2 प्रकार के स्टूडेंट हैं इनकी बात करने वाले हैं। तो देखिएगा दोस्तों, जो एक शार्प माइंड स्टूडेंट होता है या टैलेंटेड स्टूडेंट होता है, वो टीचर को देख के, उसके पढ़ाने का अंदाज देख के, उसकी पढ़ाने की शैली देख के उसको पता लग जाता है कि हाँ टीचर में भी दम है, पढ़ाने वाले में भी दम है, और ये जो बता रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से बनने वाले हैं। उसको कुछ बताने की जरूरत नहीं होती है। ऐसे स्टूडेंट की संख्या दोस्तों 100 में से 2 या 3 ही होती है, ज़्यादा नहीं होती है। घबराने की जरूरत है नहीं। अगर आप उन 2 या 3 में नहीं आते हो तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैकेंसियाँ दोस्तों ज़्यादा आती हैं, 2 या 3 ही नहीं आती हैं, तो आप घबराना नहीं है। अब आपकी श्रेणी दोस्तों उन स्टूडेंट्स के अंदर है जो एनालिसिस नहीं कर पाते हैं, जो अपने को पढ़ाया जा रहा है जिस भी माध्यम से, ये सही तरीका है या गलत तरीका है, या यहाँ से क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे, इस चीज़ की परख कैसे करें। तो देखिएगा दोस्तों, 2 तरीके हैं इसकी परख करने के। नंबर 1 तरीका दोस्तों ये है कि आप
जो भी आपको पढ़ाया, मानो आज आपको पढ़ाया संविधान की प्रस्तावना, आपने किसी टीचर ने आपको पढ़ाई संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है, इसको आपको पढ़ाया, उसको टीचर ने समझाया, आपने पढ़ लिया, समझ लिया, ठीक है, आपने उसको याद कर लिया। अब दोस्तों आपका फर्ज बनता है कि आप एक ऑब्जेक्टिव सेशंस की बुक लेके आओ, एक अच्छे ऑथर्स की, जिसके अंदर पुराने ईयर्स के क्वेश्चन भी आए हों, पुराने सालों के, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। कहने का मतलब मानो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो यूपीएससी से रिलेटेड बुक लेके आओ, आरएएस की तैयारी कर रहे हो तो उससे रिलेटेड बुक लेके आओ, राजस्थान पुलिस एसआई तो उससे रिलेटेड बुक लेके आओ, जिस भी किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उससे रिलेटेड बुक लेके आओ, जिसके अंदर लास्ट ईयर के क्वेश्चन भी आए हों और प्रैक्टिस के लिए भी आपके क्वेश्चन दिए हुए हों। अब दोस्तों आपने जो टॉपिक पढ़ा है आप उस बुक के अंदर वो टॉपिक निकालिएगा और जो उसके ऑब्जेक्टिव हैं उनको बनाने का प्रयास कीजिएगा। अब दोस्तों अगर आपने पढ़ा है संविधान की प्रस्तावना, अगर आपने संविधान की प्रस्तावना पढ़ा है और मानो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव आपको मिलते हैं, 25 ऑब्जेक्टिव देखने के लिए मिलते हैं, अगर आप उन 25 में से अगर आप 20 ऑब्जेक्टिव, 18, 20, 22 ऑब्जेक्टिव बनाने में सक्षम होते हो उस टॉपिक को पढ़ के, तो निश्चित रूप से दोस्तों आपकी एक सही दिशा है। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करो या फिर आरएएस की तैयारी करो, निश्चित रूप से दोस्तों आपका सिलेक्शन होने वाला है, ये मैं दोस्तों दावे के साथ कह सकता हूँ। अगर दोस्तों आपने टॉपिक पढ़ा है संविधान की प्रस्तावना और आपने उस बुक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव बनाए हैं और आपके ऑब्जेक्टिव बन पा रहे हैं 25 में से 4-5 बन पा रहे हैं, 6 बन पा रहे हैं, बाकी ऑब्जेक्टिव नहीं बन पा रहे हैं या 10 बन पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो आपकी दिशा है वो एक गलत दिशा में पढ़ रहे हो दोस्तों, और आपको उसको चेंज करने की ज़रूरत है, आपको उसको सुधार करने की ज़रूरत है। तो ये है दोस्तों एक परखने का तरीका टीचर को और उसकी कार्यशैली को, उसको किस प्रकार से अपन परख सकते हैं, किस प्रकार से नहीं परख सकते हैं, वो मैंने बताया। अब दोस्तों एक चीज़ के ऊपर जो एक स्टूडेंट है वो बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, उसके ऊपर फोकस ना करें, वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों जो भी आपका शुभचिंतक होगा, चाहे कोई स्टूडेंट हो या गार्जियंस हो या जो भी आपको पढ़ाने वाला है, चाहे आप किसी भी माध्यम से पढ़ रहे हो, वो दोस्तों एक बेहतर टीचर तभी कहलाएगा जब दोस्तों वो खुद पहले पढ़ के आएगा, बुक्स को या टॉपिक्स को खुद पहले पढ़ के आएगा, उसके बाद अगर आपको वो पढ़ाता है, उसके बाद आपको वो एक्सप्लेन करता है, तो दोस्तों वो आपके भविष्य की चिंता करता है, उसके मन में आपके लिए प्यार है, दुलार है, वो आपको एक सफल होते हुए देखना चाहता है। अगर कोई टीचर आ रहा है, आपको पढ़ा रहा है, ना उसके पास कोई बुक है, ऐसे आया और आपके ऊपर बोर्ड के ऊपर लिख के चला गया, बता के चला गया, जो उसको लगा वो बता दिया, जो उसको नहीं लगा वो नहीं बताया, तो दोस्तों कहीं ना कहीं दोस्तों उसके माइंडसेट में आपका जो भला है, हित चाहने की इच्छा नहीं है। क्योंकि दोस्तों जो आपका 100% हित चाहेगा वो पहले खुद टॉपिक पढ़ेगा, उसमें खुद एक एक चीज़ देखेगा कि कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, कौन सा नहीं बन सकता, कौन सी चीज़ें स्टूडेंट को बतानी चाहिए, कौन सी नहीं बतानी चाहिए। खुद जब तक दोस्तों नहीं पढ़ेगा टीचर, तब तक वो स्टूडेंट को सही राय नहीं देगा। ये दोस्तों कोई मायने नहीं रखता है कि वो 8 साल से पढ़ा रहा है या 10 साल से पढ़ा रहा है। दोस्तों एक अच्छा टीचर वही होगा जो आपको टॉपिक पढ़ाने से पहले दिन खुद पढ़ेगा टॉपिक को। अब कुछ एक स्टूडेंट कहेंगे सर उनको तो पहले से ही याद होता है दोस्तों पहले से याद, लेकिन कहीं ना कहीं ये इंसानी दिमाग है दोस्तों, सब चीज़ें इंसान याद नहीं रह सकता है, काफ़ी बिंदु उसके छूट जाते हैं। तो एक अच्छा टीचर वही है जो पहले पढ़ के फिर आपको पढ़ाए, तभी दोस्तों वो आपका भला चाहता है। अब ये ज़रूरी नहीं वो टीचर कहाँ से पढ़ता है, क्या पढ़ता है, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ मतलब ये होना चाहिए कि वो जो आपको पढ़ा रहा है उससे आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर आप अपना टाइम पास कर रहे हो, या फिर जो वो पढ़ा रहा है उसे पढ़ाने के बाद में आप उसे पढ़ रहे हो, उसके बाद में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपकी बुक है उसमें बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं। चाहे वो कहीं से पढ़े दोस्तों, इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, लेकिन आप उससे पढ़ रहे हो, आपको कितना समझ आ रहा है, इस चीज़ के ऊपर आपको 100% फोकस करना है, तभी आप एक सक्सेस स्टूडेंट बन पाओगे। अब दोस्तों लास्ट बात करते हैं अपन, जो स्टूडेंट राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देने जा रहे हैं 13, 14, 15 और 16 मई का, अगर किसी दोस्त का भीलवाड़ा ज़िले के अंदर एग्ज़ाम है तो वो मेरे इंस्टाग्राम आईडी है जीतू यादव 2125, तो इसके ऊपर मुझे मैसेज करके कोई भी अगर खाने पीने या रहने से संबंधित हेल्प मांगना चाहे तो हेल्प ले सकता है, उसकी निःशुल्क हेल्प की जाएगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप हंसी खुशी अपना एग्ज़ाम देने जाओगे और अच्छे से एंजॉय करके सही क्वेश्चन बना के आओगे और निश्चित रूप से सफल होगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।
पढ़ाई से संबंधित वीडियो दोस्तों 2-4 दिन है अपने राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पुलिस की ड्यूटियां लग चुकी हैं तो लगेंगी। 16 तारीख के बाद से दोस्तों पढ़ाई की नियमित रूप से वीडियो आने लगेंगी, जिसमें आप रीट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, राजस्थान पुलिस एसआई, ये दोस्तों अपना मेन फोकस रहेगा। इनसे रिलेटेड अगर कोई स्टूडेंट तैयारी कर रहा है या फिर आने वाले राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी है, वनपाल वनरक्षक की अगर कोई तैयारी कर रहा है तो निश्चित रूप से अपने चैनल से जुड़ जाए। निश्चित रूप से दोस्तों उसको नुकसान नहीं तो दोस्तों कह सकते हो दोस्तों नुकसान तो किसी हाल में होगा ही नहीं, कुछ ना कुछ उसको फायदा ही होने वाला है। तो इस चीज़ चैनल पे दोस्तों बहुत ज़्यादा अपनी बड़ी फैमिली है नहीं, बहुत छोटी फैमिली है, नया चैनल है, तो थोड़ा इसको प्यार दें, अपना सहयोग दें, इसको वीडियो को थोड़ा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाई से संबंधित, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।